गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सुप्रभात मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लास में स्वागत है। हम लोग एनटीए यूजी सेट के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट जो है हम लोग का शिक्षा शास्त्र एजुकेशन उससे संबंधित यहाँ पर हम लोग टॉपिक को डिस्कस करते हैं। और हम लोगों का जो इस समय चल रहा है यूनिट 8 चल रहा है, जिस जो टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन है। इसमें हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर के बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बीएफ स्किनर के सिद्धांत का नाम क्या है। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी लर्निंग थ्योरी है आपकी, जिसमें इसमें टेक्नोलॉजी में इन्होंने प्रोग्राम लर्निंग जो है सिद्धांत दिया था। तो इंस्ट्रक्शनल जो है लर्निंग इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, इसमें इन्होंने इसके 3 भाग बताए गए थे, जिसमें रेखी, साखी और मैथेटिक्स था। रेखी के प्रतिपादक जो थे बीएफ स्किनर महोदय थे। साखी के जो प्रतिपादक थे नॉर्मन ऑफ क्राउडर थे। फिर उसके बाद मैथेटिक्स की बात करते हैं तो गिलबर्ट थे। इतना हम लोगों ने कल की डेट में डिस्कस कर लिया। आज हम लोग के सिलेबस में उसके आगे जीन पियाजे है आपके। किसकी बात करेंगे हम लोग? जीन पियाजे की बात करेंगे या पाइगेट की हम लोग जाते हैं। ठीक, इनकी पियाजे के बारे में या जीन पियाजे जीन पियाजे के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जीन पियाजे के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, जीन पियाजे के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है। कौन सी दी है इन्होंने? कॉग्निटिव, ये याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था इन्होंने। अब इनकी बात करते हैं तो ये कहाँ के, ये जो है इनकी बात करते हैं तो इनका जन्म जो है आप लोग जानते हैं। इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1896 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में हुआ था। ठीक है ना, इन्हों और तमाम तरह की, और इनकी मृत्यु जो हुई थी 16 सितंबर 1980 को हुई थी। ठीक है, 16 सितंबर 1980। अगर जन्म की बात करें तो जन्म कब होता है? जन्म को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पूछ लेते हैं ना, जन्म के आधार पर बताइए। तो इनका जन्म जो है 9 अगस्त, ठीक, 9 अगस्त 1896 को होता है। और मृत्यु जो होती है, मृत्यु अगर इनकी हम पूछेंगे तो इनकी मृत्यु जो होती है 16 सितंबर 1980 को इनकी मृत्यु होती है। ठीक है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया है? इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात किया है, जिसमें इन्होंने, अगर हम बात करेंगे, अगर इन्होंने जो सिद्धांत दिया था इसको संज्ञानात्मक, इन्होंने अपने इस सिद्धांत को संज्ञानात्मक कार्यविधि की दो मुख्य विशेषताएं बताई। इन्होंने जो भी काम किया है संज्ञान पर अकॉर्डिंग टू, मतलब उन्होंने समझ पर काम किया है कि किसी भी, उन्होंने ये बताया कि कोई बालक है, कोई बालक का विकास किस तरीके से किस क्रम में होता है उसके बारे में बताया। लेकिन उससे पहले उन्होंने कई चीजें बताई हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कॉग्निटिव फंक्शंस के बारे में बात करें। कॉग्निटिव फंक्शंस, ठीक, कॉग्निटिव फंक्शंस की बात करेंगे। मतलब कि कॉग्निटिव फंक्शन को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? का संज्ञानात्मक कार्यविधि। संज्ञानात्मक, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब इनके संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को सबसे पहले हम संज्ञानात्मक कार्यविधियों के रूप में देखते हैं कि इन्होंने कार्यविधि क्या बताई थी। तो इन्होंने मुख्य रूप से 2 कार्यविधि बताई है।
ठीक, दो कार्यविधि बताइए, दो कार्यविधि कौन कौन सी है, लिखेंगे मेरे पास मेरे साथ। एक लिखेंगे संगठन, और दूसरा जो है आपका क्या हो जाएगा, दूसरा आपका अनुकूलन हो जाएगा। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि संगठन, जीन पियाजे के अनुसार संगठन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ये होता है आपका, ठीक है। अनुकूलन को हम लोग एडॉप्टेशन बोलते हैं, ठीक है, एडॉप्टेशन बोलते हैं। इंग्लिश वाला याद जरूर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश में भी जो इंग्लिश में लिखा रहता है उसको हिंदी में ही एडॉप्टेशन लिख देते हैं ना, तो इसलिए इसको याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं वन बाय वन, इसको डिस्कस करते हैं ये होता क्या है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम संगठन की बात करेंगे। संगठन क्या होता है, तो बता सकते हैं आपकी संगठन से तात्पर्य ऐसी चीजों से जो हमें प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक सूचनाओं को समर्थन, बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न है, सार्थक पैटर्न, ठीक है। मतलब क्या कहता है, कहता है कि परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन यहाँ मिलती है। क्या मिलता है हम लोग को यहाँ पे, परसेप्चुअल, ठीक, परसेप्चुअल है आपका, लिखिएगा परसेप्चुअल, लिखिए परसेप्चुअल एंड कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन, ठीक, प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष और क्या होता है, प्रत्यक्ष और बौद्धिक सूचना, और बौद्धिक सूचना। यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी चीज हमें जो है सामने दिखाई देती है और उसमें बौद्धिक सूचनाएं हमको मिलना प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है, बौद्धिक सूचनाएं हमको वहां पे मिलना प्रारंभ रहती हैं। संगठन में क्या होता है, जब कभी कोई संगठन, हम कोई निर्माण, संगठन का मतलब होता है कई चीजों को जोड़कर एक साथ लेकर आने का, किसी काम को करने के लिए जब कई लोगों को जोड़कर हम कोई काम करते हैं तो वो संगठन कहलाता है। लेकिन यह संज्ञानात्मक का है, मानसिक रूप से चीजों को सोचने, समझने, विचारने की बात करें तो वो कहते हैं कि जब हमें कोई चीज सामने दिखाई दे रही हो, ठीक, जैसे कोई चीज हमें सामने दिखाई दी, ठीक, जैसे एक बालक है, एक बालक क्या काम कर रहा है ये हमें सामने दिखाई दे रहा है और हम सोच भी पा रहे हैं, हमारे मस्तिष्क उस पर ध्यान दे रहा है कि ये आगे क्या करने वाला है। इसको ही जो है मतलब प्रत्यक्षीकरण और बौद्धिक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न, जिन्हें बौद्धिक संरचना के रूप में, जिन्हें बौद्धिक संरचना कहते हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं कि ये जो आपको प्रत्यक्ष रूप से और बौद्धिक सूचनाएं जो प्राप्त होती हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें जो प्राप्त होती हैं इनको क्या कहते हैं, पैटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, पैटर्न। याद रखिएगा, पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है आपका, पैटर्न क्या होता है अभी बताते हैं। ठीक, पैटर्न होता है, इन्हीं पैटर्न, इन्हीं चीजों की, इन्हीं संरचनाओं को हम लोग बौद्धिक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, बौद्धिक संरचना कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्निटिव, ये पूरा जो है इसी पैटर्न को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं कैसे क्या चीजें होंगी। सबसे पहले आप क्या करें, आप कहीं घूमने गए, ठीक, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, जाते जाते आपने रास्ते में देखा कि हाँ ये शॉप पड़ती है, फिर आपने देखा कि ये चौराहा पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो आप इलाहाबाद में हो, इलाहाबाद में आपने अपने घर से निकले, आप यहाँ से नए पुल से आप जो है हाईकोर्ट का वहाँ नए, आप इलाहाबाद में आए, नए पुल से आप सीधे गए बालसन चौराहे पर। तो बालसन चौराहे पर जाने से पहले आपको एक चौराहा मिलेगा,
फिर एक चौराहा मिलेगा, फिर उसके आगे आप जाओगे तो आपको आनंद भवन मिलेगा, फिर आनंद भवन के सामने आप जाओगे तो बैंक रोड मिलेगा, ये चौराहे मिलेंगे। लेकिन इनके बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा ना उसको, जब उसको आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा तो आपके में क्या हुआ, उसमें इंफॉर्मेशन बैठ गई कि हाँ भाई इस रास्ते जाएंगे तो ये चीजें ऐसी ऐसी दुकानें पड़ेंगी वहां पर। तो उस रास्तों के बीच में जो पड़ता है और हमारे माइंड में एक तरीके की पूरी चीजें डेवलप हो जाती है, एक तरीके का चित्र बन जाता है हमारे मन में ना, हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है। तो उसी को क्या कहा गया, इन दोनों को ही क्या पैटर्न कहा गया है। आपसे कभी कोई पूछेगा कि पैटर्न क्या होता है तो आप बताएंगे जब कभी हमारे मस्तिष्क में जब हम किसी चीज को देखते हैं और देखने के बाद हमारे मन में हमारी बुद्धि ने जो उसके प्रति एक क्या बना लिया, चित्र बना लिया, उसके लिए एक चित्र बना लिया, तो वही हमारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, पैटर्न। और पैटर्न वही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बोलते हैं ना। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर का मतलब बौद्धिक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, बौद्धिक संरचना, बौद्धिक संरचना। समझ में आया, बताइए अब आप। इसमें इन्हों ये कहते हैं, जीन पियाजे क्या कहते हैं कि हर व्यक्ति की बौद्धिक संरचना अलग अलग होती है। हर व्यक्ति किसी चीज को देखकर समझता है, मतलब हर कोई व्यक्ति जो है एक ही चीज को देखकर थोड़ी जाएगा। अब उस रास्ते में जा रहा है, उस रास्ते में उसको जो चीज समझ में आएगी वही उसके दिमाग में बैठेगी। तो सब व्यक्ति, इन्होंने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति, इसको आप लिख लीजिए, इसको आप लिखते भी जाइएगा अपनी भाषा में ना, कि ताकि आप बताने में आपको सरलता हो। इसमें क्या होता है कि इसमें कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बौद्धिक संरचनाओं का निर्माण करता है, मतलब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपनी चीजों को स्ट्रक्चर करते हैं। आपके दिमाग में आप अपने तरीके से उसकी संकल्पना बनाएंगे। कोई व्यक्ति है, आपके साथ किसी व्यक्ति ने कैसा व्यवहार किया, ये तो केवल आप ही देख सकते हो ना, आप ही उसके बारे में देखा आपने, प्रत्यक्ष रूप से आप जिससे मिलते हैं आपने उनको देखा। अब उसके प्रति आपके मन में क्या संकल्पनाएं बन रही हैं, ये केवल कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता, ना कोई दूसरा व्यक्ति बता सकता, ये आप स्वयं उसके प्रति आप अपने मन में संरचना बनाएंगे। आपको क्लियर है यहाँ पर, बताइए। सर क्लियर है सर। एक्चुअली कैसा है, सब लोग अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से सोचते हैं ना सर। हाँ सब लोग अलग अलग तरीके से सब सोचते हैं। हाँ, सब लोग अलग अलग तरीके से एक ही चीज को देखते हैं ना। ठीक, तो यहाँ पर इतनी चीजें क्लियर हुई। तो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है अपनी बौद्धिक संरचना का निर्माण स्वयं करता है। इसमें कहता है कि जो व्यक्ति जो है वातावरण के साथ समायोजन करने में उसके ज्ञान तथा कार्यों को संगठित करती है। अब ये क्या करती है, जब बौद्धिक संरचना का हम निर्माण करते हैं तो हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसको हम देखते हैं और उसके साथ समायोजित करते हैं। समायोजन का मतलब उसके साथ व्यवस्थापक समायोजित करते हैं, उनकी जैसी चीजें हैं उन्हीं के अनुरूप हम देखना चाहते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है कि व्यक्ति जो है मिलने वाली नई सूचनाओं को पहले से मिली जो सूचनाएं हैं उसमें संगठित करने का प्रयास करता है। मतलब हमारे मन में पहले से जो चीजें बनी थी धारणाएं उस व्यक्ति के लिए, जब हमने उसी व्यक्ति से मिले तो बातचीत करने में, सामने से देखने में उसमें बहुत कुछ अंतर आया। तो इसी सब चीजों को बौद्धिक संरचनाओं के रूप में हमने संगठित करना चाहा। तो इतनी चीजें क्लियर है ये पॉइंट। लेकिन अब यहाँ पर जैसे मान लो उस व्यक्ति से हम मिलते हैं, उस व्यक्ति से मिलने पर कभी कभी वो कार्य हमें सफल नहीं हो पाते। मतलब कोई काम जो करने जा रहे हैं, जिस काम की वजह से जब उस कार्य में हम सफल नहीं हो पाते तब वहां अनुकूलन करना पड़ता है। ठीक है ना, तब वहां क्या करना पड़ता है, अनुकूलन करना पड़ता है हम लोगों को। जब हमारी जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है कोई काम, तब वहां पे आपका क्या होता है, एडॉप्टेशन, एडॉप्ट करते हैं हम लोग, एडॉप्टेशन करते हैं। पियाजे ने क्या है, जीन पियाजे ऐसे प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से क्रियाशील तथा सूचना देने वाले प्राणी बताया है इन्होंने। लिखिएगा, लिख लीजिए, लिखिए। जीन पियाजे पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से
जन्म से क्रियाशील क्रियाशील तथा सूचना सूचना प्रक्रिया करने वाला बताया। इंग्लिश में लिखेंगे एक्टिव, इंग्लिश में लिखिएगा एक्टिव एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बीइंग। ठीक, ये है आपका। तो इन्होंने क्या कहा, ये एग्जाम में पूछा तो आप बता सकते हैं कि जन्म से क्रियाशील तथा सूचना प्रसारित करने वाला कौन, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो इन्होंने ही कहा है, जीन पियाजे ने ही कहा है। इसमें एडॉप्टेशन में कहा है। एडॉप्टेशन में किसी भी एडॉप्टेशन का मतलब हम समझते हैं, लिख लिया आपने पूरा? लिखिए सर। क्लियर हो गया? बताइए। हाँ सर, क्लियर है। हाँ, अब इसमें हमको ये समझना है कि अनुकूलन क्या होता है। तो अनुकूलन के बारे में आप लिख सकते हैं कि अनुकूलन क्या होता है, तो आप इसमें बताएंगे अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने पुराने समय पुराने समय में कोई ज्ञान चीजें सीखी हो और नए समय में कोई चीज आपके सामने वही चीज सीख रहे, मतलब दो, एक पुराना और नया, मतलब पुराना हो जाएगा और एक प्लस नया हो जाएगा। नया हो जाएगा, पुराना ज्ञान प्लस नया ज्ञान। ठीक, ये क्या होता है, अनुकूलन की परिभाषा में होती है जब कभी हमारे सामने कोई नई चीज आती है तो हम अपने पुराने ज्ञान से उसको नए ज्ञान को जब जोड़ते हैं, जोड़ने के साथ जब उन दोनों में क्या बनाते हैं, संतुलन बनाते हैं। इन दोनों के बीच क्या बनाते हैं, संतुलन बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं, संतुलन बनाते हैं हम लोग। इनके बीच क्या बनाते हैं, संतुलन, इक्विलिब्रियम या बैलेंस बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं, संतुलन को हम लोग बैलेंस बोलते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा अनुकूलन क्या है। अनुकूलन एक ऐसी कंडीशन है जब कभी हम पुराने ज्ञान को और नए अनुभवों को एक साथ जोड़ते हैं तो उन दोनों को जोड़ते समय उन दोनों के बीच में संतुलन बैठालते हैं ना। कहते नहीं है कि पुराने चीज छोड़ना नहीं है और नए को भी नहीं छोड़ना है, पुराने को भी साथ में लेके चलना है, नए को भी साथ में लेके चलना है। जब दोनों को साथ में लेकर चलना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप उसमें संतुलन बनाएं। तो संतुलन का काम कौन करता है, अनुकूलन करता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाते हैं, तो या तो हम देख सकते हैं कि शादी विवाह जो होता है उसमें लड़की क्या होती है, लड़की जो है अपने घर से, माता पिता के घर से हस्बैंड के घर जब जाती है तो क्या करती है, वो पुरानी चीजों को छोड़ती नहीं है, पुराना घर छोड़ती नहीं है, और नए घर में जब जाती है तो पुराने समय में जो भी चीजें सीखी हुई होती हैं उसी के आधार पर दोनों में बैलेंस बनाते हैं, संतुलन बनाते हैं। जैसे आपने देखा हो जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो दो लोगों के बीच में संबंध जो बनते हैं वो बैलेंस के आधार पर ही होती है। एक पुराना ज्ञान होता है, एक नया ज्ञान, मतलब एक आप जो है हर व्यक्ति से मिल रहे हो तो हर व्यक्ति से मिलने में पुराना ज्ञान आपका है। नया ज्ञान क्या है, जो एक नया पर्सन मिलता है आप उसके पुरानी जितनी भी चीजें सीखी हुई होती उसका प्रयोग करके उसके साथ आप अपना रिलेशन बनाते हैं। तो ये क्या होता है, ये इन दोनों जब बनाते तो पुराना भी हमारा ना छूटे, नए को भी हम एब्जॉर्ब करते हैं, तो यही आपका क्या कहलाता है, एडॉप्टेशन कहलाता है आपका। क्लियर है? जी सर।
हाँ, तो इसके बारे इसकी डेफिनेशन लिख लो। लिख लिया आपने? लिखिए। लिख चुके हैं? आज हम अनुकूलन ज्ञान को पुराने ज्ञान और नए ज्ञान को जोड़ते हैं, उसके बीच में संतुलन बनाते हैं। हाँ, अब यहाँ पर संतुलन बनाते हैं। अब इन्होंने बताया है कि ये अनुकूलन जो होता है इसको इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया है। अनुकूलन के अंदर दो प्रकार की चीजें आपको मिलती हैं आपकी, ठीक है। अनुकूलन में आपकी दो प्रकार की चीजें मिलती हैं। दो कौन कौन सी देखते हैं। सबसे पहले नंबर एक पर है आपका, नंबर एक पर आपका आता है आत्मसातकरण या आत्मसातीकरण। लिखेंगे आत्म सातीकरण, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। आत्मसातीकरण इसको बोलते हैं असिमुलेशन। इसको क्या बोलते हैं? असिमुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना, असिमुलेशन। ठीक, असिमुलेशन होता है आपका असिमुलेशन में इसमें जो असिमुलेशन होता है और दूसरा जो होता है अकोमोडेशन। असिमुलेशन होता है, दूसरा जो होता है नंबर दो पर वो अकोमोडेशन होता है, जिसको बोलते हैं समाविष्टीकरण, ठीक है ना, समाविष्टीकरण बोलते हैं। ठीक, समाविष्टीकरण को हम बोलते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन होता है ना, अकोमोडेशन होता है, ठीक है। अब चलिए वन बाय वन हम इसको भी डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडॉप्टेशन होता है, एडॉप्टेशन में ओल्ड ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज के बीच में हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये होता है। अब अकोमोडेशन में दो चीजें आपको मिलके निकल कर आती हैं, एक असिमुलेशन होता है, दूसरा अकोमोडेशन होता है। असिमुलेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आत्मसातीकरण क्या होता है? आत्मसातीकरण जो होता है नए ज्ञान हुए या नवीन अनुभवों को पूर्व विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से ही ये, जैसे कि समा इसमें क्या होता है कि आत्मसातीकरण क्या होता है कि पुराने मतलब जो पुराना ज्ञान है उसको जो है नए अनुभवों को पुराने ज्ञान की बौद्धिक संरचनाओं में यथावत करने का है। ठीक, अब यहाँ पर आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है ये समझ लो। आत्मसाती का मतलब कहते हैं जब कभी भी नए अनुभव आते हैं, नए अनुभवों को हम पूर्व में जो भी चीजें थी उससे हम उसका क्या करते हैं? तुलना करते हैं, उसकी बौद्धिक संरचना बनाते हैं, ठीक है। पूर्व नए अनुभव को पूर्व पूर्व ज्ञान से बिल्कुल उनकी संरचनाओं को बनाते हैं और बिल्कुल हूबहू उसको ऐसा ही स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है। जब नए ज्ञान को नए ज्ञान या अनुभव को जैसे के तैसा स्वीकार करना, ठीक है। नया ज्ञान हमें जैसा मिल रहा हम उसको वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, वही आपका क्या कहलाता है? वही आत्मसातीकरण कहलाता है। आत्मसातीकरण का मतलब क्या होता है? आप भी जानते हैं, जब कभी हमारे सामने कोई चीज हो हम उसके अंदर बाहर सब चीजों को जान लेते हैं और उसको वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं ना, वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, तो वही आपका आत्मसातीकरण कहलाता है। मतलब पुरानी चीजों में, पुरानी जो हमारी चीजें थी उसमें हम उसको नए तरीके को जैसे का तैसा ही उसको बैठा लेते हैं, तो वही आपका क्या कहलाता है? आपका असिमुलेशन कहलाता है। आपका समझ में आ रहा है? नए ज्ञान को करें कि पुराने से नए ज्ञान को करें है तो आप देखिए पुराना ज्ञान जो हो, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करते हम लोग।
हाँ, उसमें उसको कुछ हम चेंजेस वैसे ही नहीं मान करते लें। हैं, उसको वैसे जैसे का तैसा ही उसको हम स्वीकार कर लेते हैं हम लोग। हाँ। और नए ज्ञान में भी हम लोग कोई बदलाव नहीं करते। हैं? नए नए ज्ञान में नहीं, नए ज्ञान को हम जैसे का तैसा ही स्वीकार कर लेते हैं, उसकी पूरी चीजों को हम समझ। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे असिमिलेशन हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सामने हमारी कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी नया चीज आता है, हम उसको जैसे का तैसा भी स्वीकार कर लेते हैं, उसमें कोई फेरबदल नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, एडॉप्ट। सेम सेम से पुरानी का भी तो आप सोचते हैं पुराना ज्ञान जैसा है हम उसको कोई चेंज नहीं करते हैं, उसको तो हम उसी तरीके से मान लेते हैं, उसको भी हम कहेंगे ना। हाँ, कि मतलब पुराने बौद्धिक मतलब पुराना हमारा जो ज्ञान है, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को वैसे का जैसे का तैसा ही हम स्वीकार कर लेते हैं, उसमें कोई फेरबदल या उसमें कोई बदलाव नहीं करते हम लोग। जो जैसा आ रहा है उसको वैसे ही व्यवस्थित, मतलब हमारे घर में जो जैसा बैठने के लिए जो जैसा आ रहा है उसको उसी तरीके से हम बैठा दे रहे हैं, उसमें किसी को कोई कुछ कह नहीं रहे हैं ना। जो जैसा आ रहा है सबको स्वीकार करते चले आ रहे हैं। तो इसमें क्या कहता है कि नवीन अनुभवों को पूर्व में बौद्धिक संरचनाएं जो आपकी बनी होती हैं उसी पर हम लोग उसको व्यवस्थित कर लेते हैं, उसी पर हम उसको बैठा लेते हैं। आप साथीकरण का मतलब होता है कोई हमारे सामने आ रहा है, हम उसकी सब चीजों को जानकर अपने चीजें में उसको बैठा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो वो बौद्धिक आपका क्या होता है, आत्मसात कहलाता है। आत्मसात का मतलब होता है सबको स्वीकार करना, ठीक है। अपनी परिस्थितियों में हम सबको स्वीकार कर लेते हैं, असिमिलेशन कहलाता है आपका, ठीक। अब फिर आता है आपका समाविष्टीकरण, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, बौद्धिक संरचनाओं में जब कोई नया, मान लो जब कोई नई चीज, नया नॉलेज आपके पास आता है या कोई नया व्यक्ति आपके पास आता है, तब आप क्या करते हो, पुरानी बौद्धिक संरचना में सुधार करते हैं। लिखेंगे पुराने बौद्धिक संरचना में सुधार करना, ठीक। पुराने बौद्धिक संरचना में सुधार करना। अब क्या है कि जब कभी आपके पास नया नॉलेज आएगा, नया व्यक्ति आएगा, मान लो आप नॉलेज की बजाय नए व्यक्ति से आप जोड़ेंगे तो वो चीजें आपको जल्दी समझ में आएंगी। इसमें क्या होगा, जब कभी आप जो है कोई नया व्यक्ति आपके सामने आता है तो आपके मन में जो पुरानी धारणाएं बनी होती हैं उन सब में आप क्या करते हो, धीरे धीरे सुधार करते हैं। कैसे, नया ज्ञान जैसे जैसे मिलता आता है पुराने ज्ञान में वैसे वैसे सुधार किया जाता है, ठीक है। सुधार किया जाता है, ये कह सकते हैं परिवर्तन किया जाता है। जब कभी हम सुधार करते हैं, परिवर्तन करते हैं नए ज्ञान के लिए, तो उसको नए ज्ञान को पाने के लिए, तो वो आपका अकोमोडेशन कहलाता है। लेकिन जब कभी हमें नया ज्ञान मिलता है हम उसको अपने उसी रूप में पुराने ही बौद्धिक संरचना में बैठा लेते हैं, पुराने ही ज्ञान के आधार पर बैठा लेते हैं, तो वो आपका असिमिलेशन कहलाता है। जब कभी हम, असिमिलेशन क्या होता है, जब कोई एक नया व्यक्ति हमारे घर में आता है उसको हमारे घर में जैसा है अब उसको वैसा ही बैठा लेते हैं, ऐसा ही व्यवस्थित कर लेते हैं, तो वो आपका असिमिलेशन कहलाता है। लेकिन अकोमोडेशन में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे घर आता है या हमारे पास आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे चीजों को बदलना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, बदलना शुरू कर देते हैं, सुधार करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे एक न्यू मैरिड लड़की अगर जाएगी अपने घर में तो वो क्या करेगी, वो जैसे कि तैसा स्वीकार करेगी या उसमें सुधार करना पसंद करेगी। बताइए आपके लिए क्या बेहतर उत्तर होगा, अकोमोडेशन करेगी कि असिमिलेशन करेंगे। तो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान को वैसे ही स्वीकार। क्या करेगी, यहाँ पे सुधार करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि जब आप जाओगे और जैसे के तैसा आप नहीं रंग पाओगे, आप उसमें धीरे धीरे सुधार करोगे अपने अनुसार, उनके अनुसार, दोनों के बीच के अनुसार सुधार। कुल मिला के बैलेंस तो करना ही है। बैलेंस के ये बैलेंस करने वाले के अंदर आता है कि असिमिलेशन होता है और अकोमोडेशन होता है आपका,
ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको जब कभी कोई भी जाएगा, मैं लड़की कोई शादी करे जाती है तो वो समाविष्टीकरण ज्यादा पसंद करती कि पुराने बौद्धिक संरचना में सुधार करेगी, वो अपने भी सुधार करेगी, वहां पर जाने पर भी नई चीजों को जब एब्जॉर्ब करेगी तो जैसे जैसे नई चीजों को उसको मिलता है वो पुरानी चीजों में सुधार करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ तक? हाँ सर, क्लियर। ठीक है ना, ये एग्जाम में यही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर अब हम कहते हैं कि कोई है तो कह सकते हैं जीवन के नए अनुभवों का अनुकूलन करते समय। अब देखिए, जीवन के नए अनुभवों का अनुकूलन करते समय व्यक्ति जो है क्या करता है, पहले सभी अपने अनुभवों और सूचनाओं को पहले से विद्यमान जो है उसके दिमाग में जो चीजें बौद्धिक संरचना बन होती है उन बौद्धिक संरचनाओं में आत्मसात करने का प्रयास करता है, मतलब उसको सही से जानने का प्रयास करता है। यदि उसको साधारण भाषाओं में हम समझते हैं, अब इसको साधारण भाषाओं में समझते समय हम कहेंगे कि हमारे जीवन है, हमारे जीवन में जब कभी नए अनुभवों का हम अनुकूलन करते हैं, अनुकूलन का मतलब करते हैं पुराना ज्ञान और नया ज्ञान हम दोनों के पास आता है तो उसको जो है हम लोग व्यवस्थित करते हैं, समायोजन करते हैं, बैलेंस बनाने का काम करते हैं। लेकिन इसमें दो चीजें हम लोग को देखने को मिलती है, एक आत्मसात होता है, एक समाविष्ट होता है। आत्मसात में कहते हैं कि जब कभी हम लोग जो है अनुकूलन करते हैं तो अनुकूलन करते समय पहले जो है व्यक्ति अपने सभी अनुभवों और सूचनाओं को एक जगह इकट्ठा करता है ना, कि अब हमें नया ज्ञान पाने जाना है। जब कभी हम नए ज्ञान के लिए पुराने जो है अपने अनुभवों और सूचनाओं में पहले से विद्यमान जितनी भी चीजें हैं जब उनको वैसे का वैसा ही स्वीकार करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जब हम स्वीकार करने का प्रयास करते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, आत्मसात कहलाता है। लेकिन यदि उसे ऐसा लगता है कि ऐसा करना उसके लिए संभव नहीं है, तब वो क्या करता है, तब वह अपनी बौद्धिक संरचनाओं में परिवर्तन लाता है। क्या कहलाता है, परिवर्तन लाता है। अब जैसे मैंने जो आपको एग्जांपल हम सेट करना चाह रहे हैं, जो शादी वाला जो लड़की जब जाती है तो मेन ये लड़की के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जब लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है तो उसमें पुराने अनुभव सूचनाओं को पहले से वो इकट्ठा कर रहती है, आत्मसात कर रहती है कि हमने जो सीखा है सब वहां पर अच्छे तरीके से हम बिहेव करेंगे। लेकिन यदि उसे ऐसा करना संभव नहीं लगता, अब जब वहां पर वो गए, जाने के बाद वहां की कंडीशन को देखा, सब चीजों को समझा, तो उसने सोचा कि हमने जो पुराना सीख कर आए हैं क्या वो यहाँ पर अब लागू नहीं हो सकता, वो यहाँ पर अब करना सही नहीं है। तब वो क्या करता है, अपने पुरानी चीजों में, सीखी हुई चीजों में क्या करता है, नए ज्ञान लेने के लिए उसमें परिवर्तन करता है। जब उसमें परिवर्तन करता है, उसमें सुधार करता है, उसमें बदलाव करता है, तब वो आपका क्या कहलाता है, अकोमोडेशन कहलाता है। क्लियर क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ठीक, तो कह सकते हैं कि अनुकूलन में कोई व्यक्ति या तो नवीन सूचनाओं को पुरानी बौद्धिक संरचनाओं में आत्मसात करता है, मतलब पुरानी चीजों को नए चीजों में एक साथ जोड़ लेता है तो उसे हम आत्मसात करते हैं। लेकिन यदि पुरानी बौद्धिक संरचनाओं को नई बौद्धिक संरचनाओं में समायोजित करता है तो अनुकूलन की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्लियर? तो यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास जो है काफी हद तक व्यक्ति तथा उसके वातावरण पर परस्पर संबंधित। अब एटमॉस्फेयर, वहां का वातावरण क्या है, किसी के घर का या हमारे आसपास का, हम लोग तो छोटी कक्षा से बड़ी कक्षा में जाते हैं तो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बौद्धिक विकास को बताया है कि व्यक्ति का वातावरण उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट रूप से प्रभावित करता है। इसमें होता है कि अनुकूलन के द्वारा नवीन ज्ञान को आत्मसात करने अथवा समाविष्ट करने की प्रक्रिया किसी सरल उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। अब इसका देखो उदाहरण क्या बताया है डॉक्टर एसपी गुप्ता सर की किताब में, जो इसके लिए उदाहरण दिया गया है, जो उदाहरण हम लोग समझते हैं। इसमें कहता है कि जब कोई 2 वर्ष का कोई बालक जब पहली बार किसी सफेद कुत्ते को देखता है, उदाहरण याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ भी ले। एसपी गुप्ता सर की किताब में दिया है कि कोई 2 वर्ष का बालक है जो पहली बार सफेद कुत्ते को देखता है। ठीक, वह प्रश्न करता है कि यह क्या है अपने माता पिता से, तो वो बताते हैं यह कुत्ता है। फिर कहते हैं कि बालक उसे कुत्ते को ध्यान से देखता है। ठीक, उसने ध्यान से देख लिया तथा जान जाता है कि कुत्ते के 2 आंख, 2 कान, 1 मुंह, 1 पूंछ
4 पैर होते हैं। ये चीजें उसने समझ लिया। अब तथा उसका रंग भी सफेद ही होता है। कुछ दिन बाद वह बालक जो है बकरी को देखता है, तो बकरी को देखते ही वो अपने मुंह से बोल बैठता है कि ये देखो सफेद भी वो बकरी होती है। तो इसके 2 आंख उसने देखा, पहले मैच किया पुराने ज्ञान से। भाई घर में क्या बताया था कि इसके 2 आंख हो, 2 कान हो, 4 पैर हो, 1 पूंछ हो, ठीक है, और सफेद हो, तो वो कुत्ता होता है। तो उसने तुरंत सोचा कि हाँ ये बात बताई गई थी। अब उसके सामने बकरी खड़ी है, लेकिन वो बता क्या रहा है, वो क्या है, वो कुत्ता है। तो जब बालक जो है बकरी को कुत्ता बता रहा है, तो ऐसी प्रक्रिया में बालक आत्मसातीकरण की प्रक्रिया करता है। क्या करता है, वो सभी चीजों को सोचता है, समझता है। जब वो पुराने ज्ञान से नए ज्ञान में बिल्कुल हूबहू वैसी चीजों को ही सोचता समझता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका असिमिलेशन कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। क्लियर है? जी हेलो, सर। हाँ सर, क्लियर है? बोलिए। अब इसमें क्या करता है, इसमें क्योंकि बालक जो है बकरी में कुत्ते जैसा ही गुण देख रहा है, इसलिए उससे बकरी जो है कुत्ते के समान ही जैसी लग रही है। इस स्थिति में वह कुत्ते के अपने पूर्व जो ज्ञान है का बकरी से मिलान करता है, और मिलान करने से कुत्ते से भिन्न कोई गुण उसको ध्यान नहीं दे पा रहा है, दिखाई नहीं दे पा रहा है, तो वह आत्मसातीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। क्लियर है यहाँ पर इतना? फिर क्या कहता है कि जब बालक पहले से ज्ञात बातों में कोई नवीन बात को जोड़ता है, याद रखिए सुधार करने के लिए जोड़ता है, जब जोड़ता है अथवा उनमें अंतर करना सीखता है, तो उसे बालक समाविष्टीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल सही है, जो मैंने भी एग्जाम्पल दिया वो भी आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो। दोनों एग्जाम्पल आपके सामने। अब इसमें कहता है यदि कोई बालक जानता है कि कुत्ते के 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, पैर, ये सब चीजें हैं होती हैं, यदि वह इससे सीखता है कि कुत्ता भौंकता भी है, अगर उसके एक स्टेप और पढ़ता कि कुत्ता भौंकता है, तो इससे पूर्व ज्ञान में एक नवीन ज्ञान बात जुड़ जाएगी। जैसे जैसे पुरानी बातों में नई बातें जुड़ती जाती हैं, वैसे वैसे कुत्ते से संबंधित उसका संप्रत्यय परिपक्व मतलब और चीजों को समझ जाएगा, समझने लगता है। तो इस प्रकार जो है बालक कुत्ते और बकरी दोनों में अंतर सीख जाता है। जब बालक कुत्ते और बकरी में अंतर करना सीख जाएगा, तब ये क्या कहलाएगा, तब ये अकोमोडेशन या समाविष्टीकरण कहलाता है। ठीक है? जी सर। हाँ, अब इसमें ये भी हो गया। अब जैसे कह सकते हैं, जैसे कक्षा 2 के किसी बालक के समकक्ष उच्च स्तरीय गणित की किसी प्रश्न को करने के लिए दिया है, तो वहां पर वो गलत चीजें हो जाएंगी ना, तो इसमें काफी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर इतनी चीजें समझ में आ गई हम लोगों को। ठीक, इतनी चीजें आ गई। अब यहीं पर इन्होंने बोला है कि बौद्धिक विकास एक स्वचालित प्रक्रिया है, मतलब बौद्धिक विकास जो हम लोग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, हम लोग का संज्ञानात्मक विकास जो होता है, वह एक स्वयं से चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बालक अपनी बौद्धिक संरचनाओं तथा नवीन अनुभवों में तालमेल बैठाना सीख जाता है। याद रखिएगा एग्जाम में यही सब चीजें ज्यादा आती है ना, संगठन क्या है, अनुकूलन क्या है, आत्मसातीकरण क्या है, समाविष्टीकरण क्या है, ये सब एग्जाम में आते बहुत है। अब इसको साफ करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं ना, बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं, ठीक ना। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 स्टेजेस बताए हैं, ये याद रखिएगा। क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस है आपकी। ठीक, 4 स्टेजेस कौन कौन सी है, इसको नोट करेंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको हम लोग नोट करेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पर आपका क्या आता है, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ पर दिख रहा है, जो दिख रहा है, ठीक, इसमें देखते हैं, ये होता है सेंसरी जी मोटर सर। स्टेज होता है जी आपका। सर। हाँ, इंग्लिश में जरूर लिखेंगे, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे नाम आते हैं, इंग्लिश में एक ही नाम आएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक, सेंसरी मोटर स्टेज होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संवेगात्मक गामक अवस्था।
संवेगात्मक गामक अवस्था। इसको अंग्रेजी में ही याद करेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा हम लोगों को। फिर दूसरा जो रहता है नंबर 1 पर ये हो गया, इसका क्रम ऐसे ही रहेगा। नंबर दो पर जो आता है ये होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है आपका नंबर 2 पर आपका। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, प्री ऑपरेशन स्टेज को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हम लोग बोलते हैं। फिर तीसरा जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, कंक्रीट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? मूर्त संक्रिया अवस्था। लिखेंगे मूर्त संक्रिया अवस्था। मूर्त संक्रिया अवस्था होती है आपकी, ठीक है ना, मूर्त संक्रिया अवस्था होती है। और जो चौथी होती है, चौथे वाले को हम लिखते हैं औपचारिक संक्रिया अवस्था, ठीक है ना। क्या लिखते हैं? इसको बोलते हैं फॉर्मल, ठीक है ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसको हम बोलते हैं या सॉरी, हाँ मूर्त हो गया। अब देखिए औपचारिक संक्रिया अवस्था जो होती है, औपचारिक संक्रिया अवस्था। ठीक, ये आप लोग नोट करेंगे इतना। क्लियर? थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है, अब हेलो, अब ठीक है? हाँ सर, हाँ ठीक है ठीक। सर ये चौथा वाला क्या लिखे? फॉर्मल ऑपरेशन। हाँ, ऑपरेशनल स्टेज, इसको सही से लिख देते हैं ना, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक, अब वन बाई वन हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं ना। सबसे पहले इसके एज की बात करेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पे इसको एक नाम और भी बोलते हैं औपचारिक को, अमूर्त अवस्था। औपचारिक लिखा है ना? हाँ, औपचारिक लिखा है, इसको अमूर्ति बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले इसके वर्ष की बात करेंगे। ये कब होता है? ये जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक। कहीं कहीं जीरो से मिलता है, जीरो भी लिखा मिलता है। अभी प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है ये कब से कब तक होता है? ये जो है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है। 2 से 7 वर्ष तक के बालकों में होता है ये। फिर इसके बाद जो तीसरा जो होता है ये होता है 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 कभी कभी 11 भी दिखाई देता है ना, कहीं कहीं 12, कहीं कहीं 11 दिखाई देता है। ये 11/12 वर्ष होता है आपका। ठीक, लेकिन यहीं पर लास्ट वाला जो देखेंगे तो इसमें क्या होता है? 11 से 15 कहीं दिखाई देता है, या 12 से 15। 11/12 15 वर्ष दिखाई देता है।
ठीक, ये पॉइंट आप लोग को नोट करना है। कभी कभी इसकी एज पूछ लेते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की एज क्या होती है या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एज क्या होती है। ये सब चीजें आप लोगों को याद रखना है, हम लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, ये चीजें लिख ली। अब चलिए वन बाय वन हम लोग डिस्कस भी करें इसके बारे में। ठीक, स्टार्ट करें। आज वाला क्या है, 11 से 12? 11-12/15 वर्ष तक का, मतलब ये 12 से 15 कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है। यह जो है कभी कभी 11 से 15 मिलता है, कभी कभी 12 से 15 मिलता है, लिखा हुआ दिखाई देता है। ठीक है ना। ठीक है। ठीक है ना? कह सकते हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो पहली स्टेज होती है, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, संवेगात्मक गामक अवस्था बोलते हैं, या ज्ञानात्मक विकास की जो प्रथम अवस्था होती है, इसको जो है हम लोग इस नाम से संबोधित करते हैं। इसमें क्या होता है, यह अवस्था जो है प्रथम 2 वर्षों तक चलती है। जन्म से प्रथम 2 वर्ष तक, पहले 2 वर्ष तक चलती है यहाँ पर ये अवस्था। इस अवस्था में बालक क्या होता है, बालक किसी भी चीज को देखने में, लिख लीजिएगा, बालक यहाँ करता है, क्या करता है, बालक किसी भी चीज को देखने में, पहुंचने में, पकड़ने में, देखने, पहुंचने, पकड़ने इत्यादि चीजों को, या देखा होगा अंगूठा चूसता है, कोई भी चीज है तो हाथ में पकड़ लेता है, तो ये सब चीजें इसमें आपने देखी होंगी। तो ये सब चीजें जो क्रियाएं करता है या उसको पकड़ने का काम करता है, तो ये कौन करता है, बालक करता है। तो बालक जो है किसी चीज को देखते ही मान उसके अंदर कौन कौन सी क्षमता है, देखने की क्षमता है, छूने की क्षमता है, पकड़ने की क्षमता है, ये सब होती है। ठीक है, परंतु ये धीरे धीरे क्या होती है, किसमें, आपका रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव एक्शन में बदल जाती है। कुल मिला के इसमें हम कह सकते हैं, कोई बालक इसमें क्या होता है, तो जब कोई चीजें देखकर पकड़ता है, समझता है, तो वो उसके मन में वो वस्तुओं का निर्माण बन जाता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व, जिसको हिंदी में वस्तु स्थायित्व बोलते हैं, ये नोट करिएगा, वस्तु ठीक, वस्तु स्थायित्व हो जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये एग्जाम में मैचिंग करने को आता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, इसको नोट डाउन करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, वस्तु स्थायित्व। ठीक, वस्तु स्थायित्व का मतलब जब कोई बालक जो है उस वस्तु को देखता है, देखने के बाद उस चीजों को समझता है, तो वही आपकी क्या होती है, वस्तुओं के प्रति उसके मन में भावनाएं बन जाती है। खिलौना है, खिलौने देखते ही, झुनझुना देखते ही वो खुश हो जाता है, या चीजों को छूने या पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर जो है वस्तुओं का स्थायित्व दिखाई दे जाता है। ठीक, तो ये पहला पॉइंट क्लियर है। इसमें कहता है कि धीरे धीरे इन क्षमताओं पर आधारित उसकी स्वयं से क्रियाएं, सहज क्रियाएं जो है अधिक प्रभावशाली व संगठित होती जाती हैं। ठीक है, आगे चलकर वह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनका इच्छा अनुसार ढंग से प्रयोग करना सीख जाता है। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था में हम लोग देखते हैं कोई भी बालक जो होता है असहाय जीवधारी की तरीके गतिशील, अर्धभाषी, सेमी वर्बल की करता है ना, यहाँ पे सेमी वर्बल की यहीं पर बात आएगी। सेमी वर्बल मीन्स अर्धभाषी। अब जैसे पापा को पा बोलेगा, माँ बोलेगा, चाचा चा, ऐसे तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड जो है शुरुआती 2 सालों में ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती है यहाँ पे। ठीक है ना, हेलो हेलो, आवाज आ रही है। तो यहाँ पर क्या करता है कि जीन पियाजे ने अपने घर के बालकों पर ही ये प्रयोग किया था। उन्होंने देखा कि उनके घर में जो बालक था वो जो है किसी भी वस्तु को देखने में, देखकर पकड़ने, ये सब चीजें करने में वो तैयार रहता है। तो इसमें क्या होता है, आधे वर्ड जो बोलता है, अर्धभाषी जो बोलता है, सेमी वर्बल भी इसी के अंतर्गत आता है।
ठीक है ना। और वो सामाजिक दृष्टि से चीजों को सीख सीख जाता है। अब वो क्या करता है, आवाज जहां पर आवाज आती है उस आवाज के उस आवाज को पकड़ने, छूने, उसको जानने के लिए भागता है। देखा होगा पैर घुटनों के बल चलते छोटे छोटे बच्चे, जब आप आवाज दो या लाइटिंग मारो तो उस लाइट को पकड़ने के लिए आप देखते हैं भागता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, बालकों के अंदर वस्तुओं के प्रति उनके उनके मन में वस्तुओं का क्या होता है, एक चित्र बन जाता है उनके मन में। इसीलिए इसको बोलते हैं वस्तु स्थायित्व। वस्तुओं का जो उनके मन में चित्र बनता है उसी को वस्तु स्थायित्व बोलते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या करता है, बालक प्रयास और त्रुटि के आधार पर अपनी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। लगभग 1.5 वर्ष की आयु में बालक कुछ करने से पहले सोचना प्रारंभ करता है। मतलब कोई बालक है, शुरुआत में तो कुछ नहीं, लेकिन जब वो 1.5 वर्ष का हो जाता है, 1.5 साल का हो जाता है, जीन पियाजे महोदय ने बताया कि ये जो है कुछ समय बाद जो है अपनी चीजों को, कोई भी काम करने से पहले उसको सोचते हैं, सोचने के बाद तब वो काम करते हैं। तो इसमें कहते हैं कि प्रारंभ में अनुकरण करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, परंतु बाद में वो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त या किसी बात को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। इस अवस्था की बौद्धिक संरचनाओं के पूर्ण विकास के उपरांत के बाद ही बालक संज्ञानात्मक विकास की आगामी अवस्था के लिए तैयार होता है। कुल मिला के यहाँ पर जो है इतनी चीजें, कंडीशन समझ में, सेंसरी मोटर स्टेज में आपको बताओ। जी जी समझ में आया। पूछना है कुछ? नहीं नहीं समझ गई। चलो, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, प्री ऑपरेशनल स्टेज आता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था होती है। यह लगभग 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में तो क्या होता है, संकेतात्मक कार्यों का प्रभाव अधिक होता है। ठीक है, सिंबॉलिक फंक्शन इसमें ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, सिंबॉलिक फंक्शन। ठीक, सिंबॉलिक फंक्शन इसमें ज्यादा होता है इसमें। ठीक है, संकेतात्मक कार्य, संकेतात्मक कार्य इसमें ज्यादा होता है संकेतों के आधार पे। चलिए बात करते हैं कैसे संकेतात्मक कार्यों पर ये काम ज्यादा करता है यहाँ पर। ठीक है ना। इसमें क्या करता है, इसमें कोई भी बालक होता है, इसमें कहते हैं कि ये आपका सिंबॉलिक फंक्शंस होता है और यूज ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे भाषा का प्रयोग भी होता है। क्या होता है, भाषा का प्रयोग, यूज ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, यूज ऑफ लैंग्वेज है आपका। ठीक, यूज ऑफ लैंग्वेज, भाषा का प्रयोग। यहाँ पर क्या करता है, बालक जो है संकेतों के माध्यम से बहुत भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। इसको लगभग, इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। इस अवस्था को अगर हम देखेंगे, इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी 2 अवस्थाएं हैं, एक जो है, इसमें 2 अवस्थाएं कौन कौन सी बांटी है, दोनों का नाम, एक होता है पूर्व, और नीचे करें इसको, दिखाई दे रहा है कि नहीं। ठीक, इसमें जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला आपका होता है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, प्री, पहला लिखेंगे प्री कॉन्सेप्चुअल, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज होता है। और दूसरा जो होता है आपका, दूसरे में, इस दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं आंत प्रज्ञाल, इंट्यूटिव स्टेज, इंट्यूटिव स्टेज। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पूर्व प्रत्यात्मक काल, पूर्व प्रत्यात्मक काल होता है, और दूसरा होता है आंत प्रज्ञ काल। ठीक है, इन दोनों को लिख लीजिए आप। क्या होता है पहला आपका इसमें,
इसमें प्री ऑपरेशनल स्टेज में बताता है कि यह जन्म से 2 वर्ष तक चलता है। इसमें सिंबॉलिक फंक्शन देखते हैं, इसमें भाषा का प्रयोग करते हैं। इसको जो है शुरुआत में 2 भागों में बांटा जाता है। पहला प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज होता है, दूसरा जो है इंट्यूटिव स्टेज होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज को पूर्व प्रत्यात्मक काल बोलते हैं, तो इसको आंत प्रत्य काल बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसमें क्या कहता है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो है, इसको कितने से कितने, ये 2 वर्ष से 5 वर्ष तक में इन्होंने इसको बांटा है। इसे 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक या 5 वर्ष तक कहीं मिलता है, इसको 4 मान लो, 2 से 4 वर्ष तक इसको बांटते हैं। जबकि आंत प्रज्ञ काल को 4 से 7 वर्ष तक बांटते हैं। इसको क्या मानते हैं, 4 से 7 वर्ष तक इसमें उन्होंने बांटा है। ठीक, ये मानते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान देना है कि ये कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती है। कहते हैं कि 2 वर्ष से 4 वर्ष की जो अवस्था होती है, इसको जो है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज बोलते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, वो कोई भी बालक जो होता है वह तो परिवर्तन की अवस्था होती है। इसमें जो है बालक जो है खोज करता है। क्या करता है, इसमें जो है बालक क्या करता है, खोज करता है, खोज करता है। तो इसको बोल सकते हैं एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक्सप्लोरेशन करता है ना। एग्जाम में पूछ लेगा कि जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई हैं, उसमें से किस अवस्था में एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, खोज की बात करते हैं। तो आप बता सकते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसमें एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं, खोज की बात करते हैं। उसके अंदर भी कर देगा तो प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज के अंदर जो है किसकी खोज की बात करते हैं या एक्सप्लोरेशन की बात करते हैं। इस पॉइंट को नोट करते चलिए। फिर इसके बाद क्या आता है, बालक जो है जब विभिन्न घटनाओं या कार्यों से संबंधित क्यों और कैसे इसमें प्रश्न पूछता है। इसमें क्या होता है, एक्सप्लोरेशन में क्या पूछता है कि कोई भी चीज क्यों हो रही है और कैसे हो रही है ना। यहाँ पे क्या होती है, क्यों और कैसे प्रश्न जो है बालक पूछता है, कोई भी सामने हो, ठीक है। व्हाई एंड हाउ की बात करता है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपने और हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में कि जो है उन्होंने जो है जो बल्ब का आविष्कार किया। तो बचपन में वो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछते थे, तो उनके टीचर्स भी परेशान रहते थे, तो उनको जो है स्कूल से निकाल दिया गया। तो छोटे बच्चों में ये क्यूरियोसिटी रहती है, उनको प्रश्नों को वो उनके सामने कोई भी चीज आती है तो उसमें तर्क लगाना, मतलब बातों को पूछना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ, इसमें कहता है कि वह जो है जिस भी कार्य को किसी अन्य के द्वारा होते देखते हैं या कार्य करते देखते हैं, तो उसी कार्य को करने में लग जाते हैं। जैसे घर में कोई काम कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, तो आप देखिए छोटा बच्चा भी झाड़ू लेके कहीं न कहीं घूमने लगेगा। तो वो क्या है, एक जैसे जैसे कोई दूसरा काम कर रहा है, उनके अंदर भी होती है कि मैं भी वही काम करूं। मतलब उनके अंदर क्या होता है, उनमें बड़ों का अनुकरण करने में, मतलब जैसा बड़े लोग कर रहे हैं वैसा छोटे बच्चे भी करते हैं, ऐसा उनके अंदर आ जाता है। जैसे उनके जो है बड़े भाई या पिता जो है उनके बैठकर किताब पढ़ रहे हैं या समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार छोटे बच्चे भी जो है समाचार पत्र या किताब पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि लड़कियों में, जैसे लड़कियों की माताएं जो है खाना वाना पका रही होती हैं, तो छोटी बच्चियां जो होती हैं वो भी खाना बनाने का काम मतलब कोशिश करती हैं, अनुकरण करती हैं, मतलब जैसा वो कर रहे हैं वैसा ही काम करने लग जाते हैं। ठीक इसी तरह जो है इसमें पूरा का पूरा चीजें देखने को मिल जाती है। क्लियर है पॉइंट? जी सर, क्लियर है। क्लियर है? ठीक, तो इसमें क्या होता हाँ है, सर, क्लियर है। हाँ इसमें जो है कहता है कि पूर्व प्रत्यात्मक का, हाँ पूर्व प्रत्यात्मक काल में क्या होता है, भाषा का विशेष महत्व होता है। इसमें क्या होता है, जन्म 2 वर्ष से 4 वर्ष के बीच में भाषाओं का विकास होने लगता है। आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप जान सकते हैं कि 2 वर्ष का बालक लगभग 200 शब्दों को समझ लेता है, ठीक है। 200 शब्दों को समझ लेता है, मतलब इनकी टेंडेंसी बढ़ती जाती है। जब 6 वर्ष का आता है तो 16,000 शब्दों को ये समझना प्रारंभ कर देता है। बालक जो है शुरुआती 2 वर्षों में क्या करता है, शुरुआती 2 वर्षों में धीमे धीमे बोलता है, तमाम चीजें इसमें रहती हैं,
ठीक। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये हो जाता है तब इसके बाद हम करते हैं अब आंत प्रज्ञकाल की बात करते हैं। ये ऊपर वाला समझ में आ गया, नीचे वाली की बात करते हैं। कहता है कि ये अधिकतम 4 से 7 वर्ष तक में होता है, ठीक है, आंत प्रज्ञकाल की अवस्था। आंत प्रज्ञकाल में जीन पियाजे का तात्पर्य है बिना किसी तार्किक विचार या प्रक्रिया के किसी वस्तु या बात को मस्तिष्क के द्वारा तुरंत स्वीकार कर लेना। मतलब इसमें कहते हैं किसी भी बिना सोचे विचारे जो है वो बातों को स्वीकार करना प्रारंभ कर देता है 4 से 7 साल की अवस्था में। उदाहरण के लिए जैसे यदि कोई एक समान छड़, मान लो जैसे 2 छड़ हैं, कहाँ बताएं यहाँ पर, जैसे मान लो एक छड़ी ये है, ठीक, एक छड़ी ये है, उसके सामने जो छड़ी दो समान छड़ी रख दी गई, ठीक, 2 समान छड़ी रख दी गई, ठीक है। अब दोनों छड़ी में एक दूसरे का समानांतर रखकर 4 वर्ष के बालक से पूछा जाता है कि यह जो है कैसा है, इस छड़ी की लंबाई बताओ, तो वो क्या करता है, अब देखो एक छड़ी दोनों एक समान है, लेकिन दोनों में उसको कहा जाता है कि अंतर करके बताओ, तो वो छड़ी की लंबाई तो देखता है, लेकिन वो बालक जो उसका उत्तर देने में कहता है छड़ी की लंबाई बराबर है। अब इसमें बताओ एक छड़ी बड़ी है, छड़ी छोटी है, तो लेकिन बालक जब देखता है कहता है कि दोनों छड़ी की लंबाई बराबर है। अब यदि बालक देखते हुए उनमें एक छड़ी को कुछ खास खिसका दिया जाता है, मान लो जैसे यहाँ पे रखिए, अब इसको जो है थोड़ा सा आगे या पीछे कर दिया जाए ऐसे, तो तब उससे पूछा है कि बताओ छड़ी, अब बताओ छड़ी कैसी है, एक दूसरे से लंबी है छोटी है, तो बताएगा एक छड़ी बड़ी है दूसरी छड़ी छोटी है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये आपका आंत प्रज्ञकाल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, इसमें जो है बालक जो है बताने में थोड़ा सा असहज होता है, लेकिन धीरे धीरे रिवर्सिबिलिटी की बात इसमें आती है। ये तीनों, ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था के बारे में पहले बालक किसी भी बात को जो है समझ मुख्यतः बात इस बात पर निर्भर करता है कि वह प्रत्यक्ष रूप से क्या देखते हैं, ना क्या देख रहे होते हैं, अर्थात उनके द्वारा देखी गई जो स्थिति है, जो बनावट है, वह कैसी है। जैसे एक उदाहरण से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मूर्ख बनकर एक छड़ी को दूसरी छड़ी बताना, जैसे एक छड़ी ये है नीचे, दोनों छड़ी को जो है बराबर वो बता रहा है, जबकि एक छोटी एक बड़ी है। अब जैसे मान लो एक ही बराबर की छड़ी हमने रख दी और आगे पीछे मतलब एक ही उंगली की छड़ी या 1 सेंटीमीटर की छड़ी हमने, तो या 10 सेंटीमीटर छड़ी हमने उसके सामने रखी और हमने कहा कि इसमें से कौन छोटा बड़ा है, तो कोई छोटा बड़ा नहीं, लेकिन हम उसको आगे बढ़ा दिए थोड़ा, तो कह रहा है कि एक बड़ी हो गई एक छोटी हो गई, तो ये उसके समझ का फेर हो गया ना, ठीक। तो इसमें क्या होती है, तो इस अवस्था में विचार करने की अविलोमिता आती है। एग्जाम में यही पूछा जाता है ना, एग्जाम में यही पूछा था, इसको नोट करेंगे आप लोग, इरिवर्सिबल, मतलब इसमें जो है क्या आता है वो मैं बता दे रहा हूँ, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ठीक, तार्किक विचार, ये तार्किक जो है तार्किक विचार करना शुरू कर देता है ना। हेलो, क्या बोलते, तार्किक विकास, हाँ, हिंदी में तार्किक विकास, तार्किक ट्रांसडक्टिव जो होता है ना, तार्किक विचार, तार्किक विचारों को ट्रांसफर, मतलब कहता है कि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जानने की बात यहाँ पर करता है, यहाँ पर, ठीक। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बताएं कि दोनों छड़ी को प्रथम पहले दूसरे में करता है, ये होता है आंत प्रज्ञकाल में। क्या होता है, आंत प्रज्ञकाल अवस्था में की समाप्ति के बाद इसमें संरक्षण के सिद्धांत भी आता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन भी इसके अंतर्गत लिखेंगे। इसको साफ करते तब लिखे ना, जगह नहीं है इसमें ज्यादा। जब ये अवस्था खत्म होती है, जब कहते हैं कि आंत प्रज्ञकाल की अवस्था की समाप्ति के बाद संरक्षण का सिद्धांत आता है, ठीक है ना, संरक्षण का सिद्धांत आता है, इसमें हम बताएंगे और आगे भी बताएंगे ना इसमें,
इसमें जो है रिवर्सिबिलिटी, विलोमिता, ये सब चीजें हम लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक बात करी है, इसके आगे की बात हम लोग कल की डेट में करेंगे, ठीक है ना। तो यहीं पर अपनी क्लास को रोकते हैं और कल हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। इनकी 4 अवस्थाएं हैं और अच्छे तरीके से इसकी 4 अवस्थाओं में पढ़ेंगे ताकि आपके एग्जाम में आने वाली समस्याएं कभी ना हो, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।